हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा टेल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हमारी सीरीज चल रही है क्वीन ऑफ टीयर्स का एपिसोड नंबर 4। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का एपिसोड। तो जैसे कि हमने देखा था लास्ट एपिसोड में, यूनू के भाई बहन आके इनको उसकी डिवोर्स के बारे में बताने वाले होते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं होता उसे एक मैसेज करके भेज देती है। वो मैसेज है इनको मिले इससे पहले यूनू उसे डिलीट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिलता। बाद में ही बोलती कि अरे ये फ़ोन तो मेरे ही पास है। जब उसे पता चलता है वो लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो फ़ोन उसके हाथ से गिर जाता है। एक्सीडेंटली वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। उस नज़दीकी की वजह से और हेन के ड्रंक होने की वजह से वो अपने पति को किस करती है। हाँ, बहुत अरसे बाद इस नज़दीकी की वजह से वो दोनों ही काफ़ी ब्लश करने लगते, फ्लस्टर्ड हो जाते हैं और ऑकवर्डली अपने घर के अंदर जाते हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद भी यूनो का पूरा ध्यान उसकी मोबाइल पे होता है कि कैसे वो उसका मोबाइल ले और अपनी बहन ने भेजे हुए उस डिवोर्स रिलेटेड मैसेज को डिलीट कर पाए। लेकिन जो होती है वो अभी भी उसी मोमेंट में होती है। वो कुछ बहाने बना के उसे रोकने की कोशिश करता है। बाद में हेन जो है वो अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाती है और शावर लेने के लिए चली जाती है। तभी उस मौके का फ़ायदा उठा के वो अंदर आता है और उसके फ़ोन से उसका मैसेज डिलीट करने का ट्राई करने ही वाला होता है, लेकिन उसे पासवर्ड तो पता ही नहीं। वो सारे मुमकिन पासवर्ड डालता है, जैसे कि हेन का बर्थडे, उसका बर्थडे, हर मुमकिन कोड, लेकिन कोई भी पासवर्ड वर्क नहीं करता। बाद में वो एक रैंडम नंबर जो उसके दिमाग में आता है, जो कि 1031 होता है, वो उसे ऐड करता है और उसका मोबाइल अनलॉक हो जाता है। फिर वहाँ से वो अपनी बहन के मैसेजेस को डिलीट करता है और जाने ही वाला होता है कि तभी हेन शावर लेके अंदर आ जाती है। वो उसे पूछती कि क्या हुआ, क्या कर रहे हो। बाद में यूनू फिर से बहाने बनाने लगता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सोचा कि क्यों ना वो अपनी बीवी के साथ कुछ बात करे। और हेन जो उनके किस के बाद ऑलरेडी उसके बारे में सोच रही होती है, वो सोचते कि उसका पति उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसीलिए ऐसे बहाने बना रहा है। वो बोलती है हाँ क्यों नहीं, हम बात कर लेते हैं। लेकिन वो फिर से बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, बहुत थक गई होगी, कल तुम्हें बहुत सारी मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, तो तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बाद में वो अपने रूम में जाता है और चैन की सांस लेता है। वो सोचता है थैंक गॉड आखिरकार वो मैसेजेस डिलीट हो गए। लेकिन बाद में उसे क्लिक होता है कि उसने 1031 डाल के वो फ़ोन अनलॉक किया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि 1031 कोई ऑर्डिनरी डेट नहीं होती। हमें पता चलता है कि हेन प्रेग्नेंट होती है और उससे ड्यू डेट दी गई होती है 1031 यानी 31 अक्टूबर। और उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के और हेन दोनों भी बहुत खुश होते हैं। उन्होंने तो अपने बच्चे के लिए एक कमरा भी सजाने के लिए स्टार्ट किया होता है, लेकिन कमरे में बस एक ही स्टार बचा हुआ होता है जो उन्होंने अपने सीलिंग पे लगाया होता है। इस मेमोरी के बाद यूनू हमें काफ़ी सैड दिखाई देता है। हम देखते हैं कि यूनू की माँ यूनू के भाई बहन को डांट रही होती है कि कैसे वो दोनों डायरेक्टली उसे मिलने चले गए और ही इनको डिवोर्स के बारे में बताने वाले थे। फिर हमें और एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जो कि यूनू की माँ की मेमोरी में होता है कि कैसे शादी के दिन जब फैमिली की फ़ोटो खींचने के बाद हेन की माँ वहाँ से चली जाती है, तो वो हेन के माँ के पीछे जाती है और उसे बताती है कि सकती हूँ कि आप क्या फील कर रही होगी। हमारे बेटे ने जब हमें बताया था कि हेन वो एक लड़की से प्यार करता है जो कि कभी भी उसको फायर किया जा सकता है और एक गरीब लड़की है, तो हमें भी ऐसे ही शौक लगा था, जबकि हम एक मामूली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमने भी ऐसे सोचा था, लेकिन आप तो खुद रिच लोग हैं, आई एम श्योर आप भी ऐसे ही सोच रही होंगी, लेकिन आप हमारे बेटे को एक चांस दीजिए। तब हेन की माँ अगेन एटीट्यूड में उसे बोलते हैं नहीं नहीं, आपके बेटे में कोई कमी थोड़ी ना है, वो तो काफ़ी शातिर है, उसने कैसे अति चालाकी से हमारी भोली भाली बेटी को जो फंसा ली। यूनू की माँ को काफ़ी इंसल्टिंग लगता है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ बात करना चाहती है, लेकिन वो एटीट्यूड में वहाँ से चली जाती है। यहाँ नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हेन ऑरेंज जूस पी रही होती है। वो जब उसके करीब आने के लिए ट्राई करती है तो उसे लगता है कि वो उसे किस करने वाली है, लेकिन जबकि वो उसकी शर्ट पे लगे कुछ दाग को मिटा रही होती है। वो उतने में ही फ्लस्टर्ड हो जाता है। फिर दोनों जब ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, हेन जब ऊपर से तैयार होके आते हैं तो वो उसकी ब्यूटी को देख के ऑस्ट्रक हो जाता और बाहर आते ही सोचने लगता है आज इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है। हेन भी यूनू के सूट को कॉम्प्लीमेंट करती है तो उसे काफी खुशी होती है। वो ऑफिस जाके गाना गुनगुना रहा होता है। उसका कोवर्कर उससे बोलता है सर आज आप काफ़ी खुश लग रहे हैं क्योंकि आप कुछ गाना गुनगुना रहे थे। बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। बाद में जब गुजर रहा होता है कॉरिडोर से तो उसे उसकी बीवी दिखती है जो कि माथे पे शिकंज लिए होती है। वो सोचता है अरे अभी किसी की शामत आने वाली, क्योंकि अब काफ़ी गुस्से में दिख रही है, लेकिन अचानक से वो मुस्कुराने लगती है। उसकी स्माइल देख के वो भी मुस्कुराने लगता है। वो सोचता है कि क्या हो क्या गया है मुझे, मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ।
ये सब बात हम देखते कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बता रहा होता है कि क्या क्या हुआ। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, प्यार की एक्टिंग करते करते कई सारे कपल्स एक्चुअल में प्यार में पड़ गया और शादी भी कर ली, जैसे कि ह्यूनबिन और सनी जिन। ह्यून बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होने वाला है। बेस्ट फ्रेंड पूछता है तो फिर तुमने अपनी बीवी के लिए वो शूज क्यों खरीदे। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हेन इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरकेस पे भी चलते चलते हुए जा रही थी। वो सोचता है कि ये इसीलिए बनाई गई है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली चले, उस पर भी ये चल रही, इतनी भी क्या जल्दी है। अभी वो गिरने वाली होती है, अचानक से उसे गिरता हुआ देख के वो चिल्लाता है, होता है अरे ध्यान से, और पूरे मॉल में उसकी आवाज सुनाई देती है और सब चौंक जाते हैं। तो वो चुप जाता है। हेन भी शॉक हो जाती है, कौन पागल पूरे मॉल में इतनी जोर से चिल्ला रहा है। फिर हम देखते हैं क्योंकि वो नीचे छुप जाता है, तभी ह्यूनो जहाँ पे छुपा होता है वहाँ पे एक शू स्टोर होता है और उस शू स्टोर का ओनर उसे ऐसे नीचे बैठा देख उसे पूछता है कि ओ सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तभी उसके सामने एक शू देखता है, व्हाइट कलर का शूज होता है। तो बोलता है मुझे ये चाहिए और 240 साइज में चाहिए। दोस्त बोलता है तो क्या उसने ये शूज लिए। बोलता है हाँ, मैंने उसे बताया कि वो मैंने 50% डिस्काउंट में लिए थे। उसने पहले तो मना कर दिया लेने से, ये क्या कि तुम्हें तो पता है मैं कितने ब्रांडेड और लग्जरी शूज का कलेक्शन है मेरे पास, वो भी मैंने एक्स्ट्रा पैसा दे के लिए है क्योंकि वो लिमिटेड एडिशन थे और मैं सस्ती चीजें थोड़ी ना पहनूंगी, वो भी 50% डिस्काउंट वाली। तभी उन्होंने उसे रीजन करता है कि हाँ तुम्हारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है लेकिन वो फील्स कंफर्टेबल नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो और कंफर्टेबल शूज पहनो जिससे तुम्हारे पैरों को भी आराम मिले और तुम गिरो ना। और उसे वो शूज वहीं पे रख के जाने के लिए बोलती है। सबको लगता है कि वो तो पहनेगी नहीं, लेकिन बाद में वो शूज पूरे मॉल में पहन के फ्लॉन्ट कर रही होती है। उसे उस शूज को पहने देख ह्यूनो को मन में तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। ह्यूनो का कोवर्कर उसे बताता है कि आजकल यूनसंग बहुत ही ज्यादा विजिट कर रहा है उनके मॉल को, कभी कॉफी के बहाने, कभी वॉक पे, कभी लंच। तब उसका पति ऑब्वियसली वो जेलस तो होता है, लेकिन वो बताता है तुम्हें तो पता है बिजनेस माइंडेड लोग कैसे होते हैं, वो कॉफी लंच के बहाने भी बिजनेस ही डिस्कस कर रहे होते हैं। पर ये सब सुनकर दोस्त बोलता है कि ओ तो तुम इसीलिए जेलस हो। यूनो बोलता है नहीं नहीं, मैं थोड़ी जेलस हूँ। तभी वो पॉइंट आउट करता है कि वो कब से मीट के जगह कुछ और ग्रिल कर रहा होता है। इससे उसे पता चलता है कि वो ऑब्वियसली जेलस है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि योनसंग और हेन हर्सियाना के मैनेजर हरमन से मिलने जा रहे होते हैं अपनी बिजनेस डील के लिए। योनसंग उसे बोलता है कि तुम ये हील्स की जगह पे ये क्या पहन के आई हो, तुम्हें हर्सियाना के हील्स पहने चाहिए थे। हेन बोलती है मैंने ऑलरेडी उनके कपड़े पहने हुए हैं, हील्स पहनने की क्या जरूरत है, और वैसे भी वो काफी अनकंफर्टेबल है और मेरे पति को आजकल मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है, वो चाहता है कि मैं कंफर्टेबल चीजें पहनूं, उसे डर है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। ये सुनकर योनसंग ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाता। अंदर जाते ही वो उसे बोलता है कि मैनेजर के सामने उसे कुछ नहीं बोलना है, बस सब कुछ सुन के लेना है और बाद में एंड में बस एक चीज बोलनी है। वो क्या, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। नेगोशिएट करने के लिए उसकी मिस्ट्रेस का नाम लेके उसे ब्लैकमेल करता है। जी हाँ, एक सारा लोपेज नाम की उसकी मिस्ट्रेस होती है, इस वजह से वो हर्सियाना की डील उसे मिल जाती है। हेन योनसंग को बोलती है जब मैंने सारा लोपेज का नाम लिया तो वो मुझे कितना गुस्से से दिख रहा था, मुझसे ज्यादा तो तुम्हें गुस्से से दिख रहा था। वो बताता है कि हाँ क्योंकि उन दोनों के अलावा सिर्फ मैं ही हूँ जो ये बात जानता है, तो तुम कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं फंस जाओगे मेरी वजह से। तो बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तब उसे सोचता है कि जिस इंसान को मैं जानती थी वो तो ऐसा नहीं था, और ये बात वो बोलती भी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यूनो और उसका बेस्ट फ्रेंड घर जा रहे होते हैं, तभी उसे एक पैनकेक का शॉप दिखता है। वो उसे बोलता है कि 2 पैक करा दो। तभी ह्यूनो का बेस्ट फ्रेंड अगेन पॉइंट आउट करता है देखो देखो देखो, मैंने बोला था ना तुम अपनी बीवी के लिए बहुत ही ज्यादा पागल हो गए, जैसे तुम्हें पैनकेक दिखे तुम्हें अपनी बीवी की याद आ गई और तुम घर लेके जाने के लिए पैक करा रहे हो। कि तभी उसे एक मैसेज आता है और वो मैसेज हेन का ही होता है। वो उसे बोलते हैं कि उसके पास एक गुड न्यूज है तो उसे जल्दी से घर आना चाहिए, और वो गुड न्यूज उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। वो सोच ही रहा होता है कि क्या गुड न्यूज होगी, तभी उसका दोस्त आता है और वो मैसेज पढ़ता है। वो सोचता है कहीं ये गुड न्यूज विल के बारे में तो नहीं कि वो रिवाइज करे अपने विल और सब कुछ तुम्हारे नाम करने वाली है। जैसे उनके ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ह्यूनो की होप्स भी बढ़ा देता है। ह्यूनो भी सोचने लगता है कहीं यही तो नहीं होगी वो गुड न्यूज। जब वो घर पहुंचता है उसे हैप्पीली वो पैनकेक्स देता है जो उसने लाए थे। वो खा के काफी खुश भी होती है। वो तुरंत ही अपने पति को बोलते कि वो गुड न्यूज इस मोमेंट में है, खुद चेक करनी चाहिए। बहुत ही होपफुली एक्साइटमेंट में वो पेपर खोलता है, लेकिन वो पेपर देखते ही उसकी एक्साइटमेंट पूरी चूर चूर हो जाती है क्योंकि उसमें होता है एक रिसर्च पेपर। जी हाँ, जिसके मुताबिक हेन के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और वो एक रिसर्च कर रहे जिसके हिसाब से वो चांसेस 51% है। हेन काफी खुश होती है और वो
तुम भी बहुत खुश हो ना ये न्यूज़ सुन के। वो बोलता है हाँ हाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो चिल्ला रहा होता है ये सोच के कि 51%, मतलब अगर वो बच गई तो मेरा क्या होगा। फिर वो कई सारी उटपटांग चीजें इमेजिन करने लगता है, मतलब अगर वो बच गई तो वापस से वही जिंदगी, वही सारी फैमिली मीटिंग्स, मॉल में जाओ, इसकी सुनो, बीवी की डांट खाओ, सबके सामने इंसल्ट सहो, अपने इन लॉज के लिए ये सारी मेमोरल सर्विसेज में किचन में खुद ही सब काम करो। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अगेन डिवोर्स के बारे में सोचने के अलावा। डिवोर्स की बात अगर मैं अपनी बीवी के सामने निकालूंगा भी तो वो मुझे तो गोली मार देगी। नहीं नहीं, इससे बेकार तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दादाजी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टेनिस खेल रहे होते हैं। अभी वहां पे हेन की बुआ आ जाती है। वो बोलती है पापा मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। ये सुनकर वो गर्लफ्रेंड वहां से चली तो जाती है। फिर जाते वक्त हम देखते हैं कि तभी योनसंग वहां से आ रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को बो करते हैं, मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। अभी यहाँ पे जो हेन की बुआ होती है वो बोलती है कि कल मेरा बर्थडे और मैं चाहती हूँ कि बस हम दोनों मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करें पहले की तरह। वो बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ। यहाँ पे योनसंग हेन से मिलने उसके घर आया होता है। क्यों नीचे आता है, वो उन सबको देख के शौक होता है। बोलता है कि वीकेंड के दिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है कि हर्षियानी के डील के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों जो है वो अपनी बीवी को उनके साथ देखना नहीं चाहता और वो उनके काम में डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता है। जब हेन उसके लिए कॉफी लेने जाती है तो वो बोलती कि मुझे पता है तुम कॉफी नहीं लेते ना एम्प्टी स्टमक पे, मैं बस योनसंग के लिए लेके आती हूँ। ये सुनकर क्यों जो है वो योनसंग के सामने बड़ाई मारता है कि हेन मेरा काफी ध्यान रखती है। योनसंग भी बोलता है मैं काफी जेलस हुई देख के, लेकिन मेरी बात अलग है। हेन जो है वो मुझ पे हमेशा से डिपेंडेंट रही है। वो हमेशा मुझे बोलती थी कि बस तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते, मेरे लिए अभी के अभी यहाँ पे चले आओ। डिपेंडेंट रहती थी वो मुझ पे। ये सुन के अर्जुन काफी ज्यादा जेलस हो जाता है क्योंकि वो भी उसके सामने बढ़ाइया मार रहा होता है। फिर वो अंदर जाता है किचन में। ये बोलता है कि तुमने उस दिन मॉल में जब योनसंग आया था और तुम्हारे हेयर को टच किया था तब तुम क्यों नहीं चिल्लाई। वो बोलती क्यों तुम चाहते हो कि मैं उस पर चिल्लाऊं। नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन जब मैं हाथ लगाता हूँ तब तुम चिल्लाती हो ये कह के कि मैं तुम्हारी हेयर स्टाइल खराब कर रहा हूँ। तो मैं बस चाहता हूँ कि तुम फेयर रहो। तुम्हारे हेयर ड्रेस के अलावा कोई भी अगर तुम्हें हाथ लगाए तो तुम्हें चिल्लाना चाहिए, उस पर गुस्सा करना चाहिए, बस फेयर रहो। उसकी ये उटपटांग सी बात सुनकर उसे समझ में आता है कि उसका पति थोड़ा सा जेलस हो रहा है। वो वहां से चली जाती है। अगेन ही घर के बाहर से भी उन दोनों पे वॉच रखे होता है कि वो इतनी देर से क्या बात कर रहे हैं, कब जाएगा ये। फिर जब वो अंदर बैठते हैं तभी वो रूम के बाहर से कान देकर सुन रहा होता है। तभी वहां सुचोल आ जाता है और वो मस्का मारने लगता है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए योनसंग को। वो बोलता है कि योनसंग मैं तुम्हें क्यों से ज्यादा तुम्हें अपने क्लोज समझता हूँ, प्लीज तुम मेरी मदद कर दो। वो बोलता है हाँ हम जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, क्योंकि उसे भी सबका ट्रस्ट जीतना है। ये बात शाम को वो बेस्ट फ्रेंड को बताता है कैसे वो दिन भर उस योनसंग का फेस देख देख के बोर हो चुका, इरिटेट हो चुका। बोलता है देखा ना मैंने कहा था तुम जेलस हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि योनसंग तुम्हारा सेवियर है। सेवियर वो कैसे। बताता है कि अगर योनसंग और हेन एक दूसरे के प्यार में पड़ जाता है तो हेन अगर बच भी गई तो तुम एलिमनी मांग सकते हो, वो तुमसे डिवोर्स तो ले ही लेगी और तुम्हें बदले में एलिमनी भी मिल जाएगी। तो तुम्हें उन दोनों को ज्यादा से ज्यादा एक साथ टाइम स्पेंड करने देना चाहिए। बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे ये योनसंग बंदा बहुत ही अजीब लगता है, पता नहीं उससे कुछ अलग वाइब आती है। वो बेस्ट फ्रेंड अगेन बोलता है इसी का मतलब तो तुम अपनी बीवी को प्यार करने लगे हो। नहीं नहीं मैं उसे प्यार नहीं करता, लेकिन योनसंग नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुचुल योनसंग को एक जमीन दिखाने ले जाता है और उसे बताता है कि ये जमीन हमने ले लिया, उसका मिनिस्ट्री कोई है जिससे वो लाइसेंस भी ले लेगा, उसे बस गाइड करने की और एडवाइस की जरूरत है जो वो चाहता है कि योनसंग उसे दे। योनसंग बस हाँ मैं देखता हूँ क्या के बात को टाल देता है। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो चमची होती है वो इनकी माँ को योनसंग के सारे पिक्चर्स दिखाती है क्योंकि उसने उसे स्पाई करने के लिए बोला था योनसंग को। तो बताती है कि उसका बहुत ही ज्यादा बड़े लोगों में उठना बैठना है, इंटरनेशनल कनेक्शंस है जो कि सुचुल के लिए काफी मददगार साबित होंगे, लेकिन वो सुचुल को मदद करेगा नहीं। हेन की माँ पूछती कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी हेन को मदद कर रहा है और जरूर हेन ये नहीं चाहेगी वो सुचुल को मदद करे, क्योंकि अगर वो मदद करेगा तो वो जरूर 1 ट्रिलियन क्लब में पहुंच जाएंगे और दादाजी उसे वारिस बना देंगे। लेकिन अगर ये सुचुल ने कर दिया तो उसका तो चांस चला जाएगा, तो वो अपने भाई को तो आगे नहीं बढ़ने देगी। आपको तो पता है फॉर्चून टेलर ने तो कहा है कि वो उसके भाई बहनों के किस्मत के अड़चन बनी रहेगी। और यही बात हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो सेम चीज योनसंग को बता रही होती है और उसका एक पार्टनर को बता रही होती है। हेन की माँ जो है फॉर्चून टेलिंग में बहुत ज्यादा विश्वास करती है, तो उसे कुछ भी झूठ बोल सकती है फॉर्चून टेलिंग के नाम पे, और ये चीज वो 10-15 साल से करते आ रही है।
सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हेन की माँ उसका इंतजार कर रही होती है उसके घर में। हेन आती है थकी हारी अपने ऑफिस से और तभी वो अपनी माँ को देख के बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही है। बोलती कि मैंने वो केस पीछे ले लिया इसलिए तुम अब ये नया बिल्डिंग फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर पा रही हो, है ना। बोलती कि आप सीधे सीधे बात करिए, आपको क्या चाहिए। देखा नहीं जा रहा ना सूचल तुमसे आगे बढ़े तो। हमेशा से तुम सेल्फिश रही हो और अपने भाई बहनों को कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाओगे। ये सुनकर ऑलरेडी जो थकी हारी हीन होती है उसे चक्कर आने लगता है। तभी हीनू वहां से आता है और उसे संभाल लेता है। बोलता है कि ये वक्त ठीक नहीं है और उसकी तबीयत सुबह से ठीक नहीं है, प्लीज हमें थोड़ा एक्सक्यूज दीजिए। क्या तुम मुझे जाने के लिए बोल रहे हो? हीनू बोलता है सॉरी। वहां से गुस्से में चली जाती है। अंदर जाके वो हेन को दवाइयां देता है और उसे बोलता है कि हेन को अपनी फैमिली को अपनी बीमारी के बारे में बता देना चाहिए। अब आगे क्या होगा? हेन क्या अपने घर वालों को अपनी बीमारी के बारे में बता पाएगी? यूनू कैसे अपनी वाइफ का साथ निभाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल के ड्रामा टेल्स पे और आगे की कहानी हम कंटिन्यू करेंगे 4th एपिसोड के पार्ट 2 में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।